यस बेटा, तो लास्ट क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट किया था बेटा, इसमें हमने द ट्यूब्स ब्लड वेसल के बारे में पढ़ा था बेटा। इसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। हमारे बॉडी में दो टाइप की ब्लड वेसल हमने पढ़ी थी बेटा, एक आर्टरी और दूसरी हमने पढ़ी थी वेन्स। जिसमें मैंने आपको बताया था आर्टरी क्या होती थी। आर्टरी वाली जो हमारी ब्लड वेसल होती थी, वो ब्लड को हार्ट से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है ना पहुंचाती थी ब्लड को। और ये कौन सा ब्लड होता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है आर्टरी। और कहाँ से करती है बेटा? हार्ट से हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंचाती है। ये हमने लास्ट क्लास में समझा था। प्लस वेन्स का भी बेटा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये भी ब्लड को कैरी करती है और कहाँ पहुंचाती है बेटा? अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ये आपको लेके जाती है टू द हार्ट। ये आपको हार्ट तक लेके जाती है, आपके दिल तक लेके जाती है वेन्स। ये कौन सा ब्लड कैरी करती है बेटा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मैंने आपको बताया था मतलब, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर करी थी। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में हमारे पास सिर्फ दो छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं बेटा। एक प्लेटलेट्स वाला रह गया और एक लिम्फ वाला रह गया। सो ये हमारा आज का टारगेट रहेगा, इसको खत्म करने का। प्लस हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को भी कवर करेंगे आज। तो देखते हैं इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स की मेंटेनेंस के बारे में यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं बेटा? आपको पता होगा कि हमारे ब्लड के अंदर मेजरली थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस। एक होता है हमारे पास डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। और एक होता है बेटा हमारे पास प्लेटलेट्स। मेजरली थ्री कंपोनेंट्स आपको हमारे ब्लड के अंदर देखने को मिलेंगे। एक आरबीसी, एक व्हाइट ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी, और एक प्लेटलेट्स। तो हमें यहाँ पे प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है बेटा कि ये क्या होता है और ये क्या रोल प्ले करता है। इसमें मैं आपको समझाता हूँ बेटा एक एग्जांपल से। जैसे आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा बेटा, जब आपका कभी कभार एक्सीडेंट हो जाता है या कभी कभार छोटी मोटी चोट लग जाती है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट्स जो है वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो ब्लीड करने लग जाता है, उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है, खून निकलने लग जाता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन कुछ मिनट के बाद, कुछ 5-10 मिनट के बाद वहां से ब्लड निकलना बेटा बंद हो जाता है। और वहां पे ना क्लॉट्स आ जाते हैं बेटा, मतलब ऐसे लगता है जैसे कुछ मतलब पपड़ी टाइप का आपको देखने को मिलता होगा। ये क्लॉट्स होते हैं बेटा। ये क्लॉट्स, ब्लड के क्लॉट्स वहां पे बन जाते हैं। ये क्यों होते हैं बेटा? ये कैसे बन जाते हैं? तो वो रोल प्ले करता है प्लेटलेट्स। इसमें क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से ये आपका हैंड है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपको एक कट आ गया। लेट्स से यहाँ पे देखो ये आपको कट आ गया। अब कट आने की वजह से यहाँ से ब्लड जो है बाहर आने लग गया। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, यहां से ब्लड आना बंद हो जाएगा और एक क्लॉटिंग, ब्लड की क्लॉटिंग यहां पे आपको देखने को मिलेगी। ऐसे लगेगा जैसे कुछ पपड़ी पपड़ी टाइप का जो है कुछ यहां पे जनरेट हो गया ब्लड का। तो ये कैसे होता है? तो ध्यान से देखो। जैसे आपको कट लगता है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें प्लेटलेट्स होते हैं। जैसे ये मैं काइंड ऑफ ये प्लेटलेट्स बना रहा हूं ऐसे सर्कल वाले। अब जैसे ब्लीडिंग होनी स्टार्ट होती है, तो इन प्लेटलेट्स को इसके बारे में नॉलेज हो जाती है, पता चल जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये क्या करती हैं प्लेटलेट्स, जल्दी से जाके ना इस पर्टिकुलर पार्ट पे जहां पे कट लगा है वहां पे इकट्ठे हो जाएंगी। इस तरीके से देखो, इस तरीके से यहां पे इकट्ठे हो जाएंगी और इकट्ठे होके इस पार्ट को ब्लॉक कर देगी। और ब्लॉक करने से होगा क्या कि ब्लड बाहर ही नहीं आएगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका जो ब्लीडिंग था वो रुक जाएगा। और यही तो काम है प्लेटलेट्स का, यही तो काम करती है प्लेटलेट्स। ठीक है। आपने, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपने कई बार ऑब्जर्व करा होगा, क्योंकि चोट लगना ये तो हमारा नेचुरली है। मतलब आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, आपको चोट लगी होगी, आपको नहीं लगी होगी तो किसी और को फैमिली मेंबर में आपने देखा होगा कि उनको स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है। इसको बोलते क्या इंग्लिश में या साइंस में? ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। जिसको मैं बोल रहा हूं ना, ये पपड़ी पपड़ी सी, ये ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो अब ये कौन करता है? प्लेटलेट्स। इसको रीड कर लेते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप अ लीक। दिस सिस्टम का क्या मतलब है बेटा? ये जो ऊपर हमने सिस्टम पढ़ा ना ट्यूब्स का, ट्यूब्स कौन सी पढ़ी हमने? एक आर्टरी और एक वेन्स। कह रहा है क्या होगा अगर इन ट्यूब्स में लीकेज होने लग जाए। लीकेज होने लग जाए मतलब ब्लड बाहर आने लग जाए। ये कैसे हो सकता है? जनरली एक्सीडेंट वगैरह के थ्रू हो सकता है। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग।
एक सिचुएशन सोचने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि इमेजिन करो कि आप इंजर्ड हो जाते हो और आपको ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये ब्लड लगातार बाहर निकलता जाएगा तो फिर तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, और जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे किसी की डेथ भी हो सकती है। तो नेचुरली हमारी बॉडी क्या करती है, इस ब्लड का लॉस जो है ना वो मिनिमाइज कर देती है। मतलब नेचुरली होता है सब कुछ, हम इसमें कोई रोल प्ले नहीं करते, अपने आप ही नेचुरली तरीके से जो है ना, नेचर नेचुरल तरीके से ये जो ब्लड बाहर आ रहा है ना, ये बाहर आना बंद हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। In addition, leakage would lead to a loss of pressure, which would reduce the efficiency of the पंपिंग सिस्टम। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या करेगी, उस ब्लीडिंग को या उस ब्लड का जो लॉस हो रहा था बेसिकली, उसको मिनिमाइज करेगी किसी तरीके से, ताकि जो हमारा पंपिंग सिस्टम है वो सही से क्या हो सके बेटा, वो सही से अपना काम कर सके। पंपिंग सिस्टम कौन है, हमारा हार्ट। पंपिंग सिस्टम कौन है बेटा, हमारा हार्ट, जो ब्लड को पंप करके ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर ये पंपिंग सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो गया, यानी कि हमारा हार्ट काम करना बंद हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हुआ या उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो फिर उस पर्टिकुलर पर्सन की या इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स जो है ना हमारे, ये क्या कर रहे हैं, ये ब्लड को लूज होने से बचा रहे हैं, ताकि हमारा सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से काम करता रहे। To avoid this, the blood has platelet cell which circulate around the body and plug these leaks by helping a clot the blood at these points of injury। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अभी जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, बेसिकली जो प्लेटलेट सेल हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं, और जहां पे भी लीकेज होती है ना उसको रिपेयर कर देते हैं। कैसे रिपेयर करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करके। जिस भी पार्ट में इंजरी हुई है उस पार्ट में ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं और इसको क्या कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, ताकि हमारा जो बेसिकली ब्लड का जो ब्लड हमारा लूज हो रहा है वो लूज होने से बच जाए। एक ये हमने पॉइंट समझना था यहाँ पे, और एक लास्ट पॉइंट है बेटा लिम्फ का। ये लिम्फ क्या होता है, ये कुछ नया पॉइंट है बेटा आपके लिए, तो इसको भी समझते हैं कि लिम्फ क्या चीज है बेसिकली। सो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा लिम्फ के लिए, समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल इन द सेंस एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको। देखो क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा था अभी पीछे कि हार्ट से जब ब्लड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जाता है, यानी कि हमारे ऑर्गन्स में जा रहा होता है, तो किससे जाता है बेटा, ये जनरली जाता है आर्टरी से। ये मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि हार्ट से ब्लड कहां जाता है बेटा, ऑर्गन्स में जाता है, और जनरली कैसे जाता है बेटा, ये आर्टरी से जाता है। आर्टरी जो हमारी ब्लड वेसल है उससे जाता है। अब जब ये बेटा ऑर्गन्स में जाता है ना, तो ये आगे जाके ना स्प्लिट हो जाता है। मैंने आपको बताया था ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। कैपिलरीज क्या बेटा, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल है, यानी कि ये जो आर्टरी है ना, ये मल्टीपल वेसल्स में बच जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो जब ये डिवाइड होती है ना बेटा, तो ये क्या करती है, इनमें ना थोड़ी बहुत बेसिकली क्या कह सकते हैं हम, थोड़ी सी ब्लड की लीकेज होती है। अब लीकेज इंटरनली होती है, आउटसाइड नहीं होती, मतलब बॉडी के अंदर अंदर ही क्या होता है, इस इन आर्टरी से, क्योंकि इन आर्टरी में ना पोर्स होते हैं बेटा, पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो इन आर्टरी में आपको पोर्स देखने को मिलेंगे। ये पोर्स क्या करते हैं, जो ब्लड इसमें से सर्कुलेट हो रहा है उसको लीक कर देते हैं, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, ऐसा नहीं कि भर के, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में लीक कर देते हैं। और जो हमारे ऑर्गन्स के सेल्स होते हैं ना बेटा, जो ऑर्गन के सेल होते हैं, एक सेकेंड बेटा, किसी का डाउट है कुछ, एक सेकेंड सर, इट इज निकल वेसल, आप ऐसा बोल सकते हो, एक पाइप की तरह होता है, वेसल होता है ना, वेसल एक पाइप बोल सकते हो आप, जैसे एक पाइप होता है वैसे एक वेसल जो हमारी नसें होती हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, ऑर्गन्स के जो सेल होते हैं, क्योंकि आपको पता है ना ऑर्गन किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, तो इन सेल के बीच में ना कुछ स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, इसका मतलब क्या होता है, सेल के बीच में स्पेस। तो ये जो लीकेज हो रही है ना यहाँ से ब्लड की, वो इन्हीं स्पेस के अंदर जाके क्या हो जाती है, उस स्पेस को फिल कर देती है। इन्हीं स्पेस को क्या कर देती है बेटा, फिल कर देती है। ये देखो जैसे मैं कर रहा हूं, इस स्पेस को फिल कर रहा हूं, यही तो लिम्फ है। इसी को तुम क्या बोल रहे हैं बेटा, लिम्फ। ये लिम्फ कुछ और नहीं है बेटा, ब्लड ही है, बट प्योर ब्लड नहीं है। मतलब प्योर ब्लड, जैसे कि प्योर ब्लड होता है ना, ब्लड का कलर भी होता है, ये वैसा नहीं है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। और जैसे ब्लड के अंदर प्रोटीन होते हैं, वैसे इसके अंदर भी होते हैं, बट स्मॉल अमाउंट के अंदर होते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट ब्लड नहीं है, बट ब्लड की तरह ही है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेटा, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, आपको याद होगा इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, वो क्या करता है, वो फैट और प्रोटीन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है।
खाने के अंदर जब हमने डाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो इंटेस्टाइन होता है वहां पे क्या होता है, फैट और प्रोटीन एब्जॉर्व होते हैं, और ये एब्जॉर्व होके कहां जाते थे, ब्लड वेसल के साथ कनेक्ट होते थे और बॉडी के अदर पार्ट्स में चले जाते थे, मैंने आपको बताया था। तो ये किसके थ्रू जाते हैं, ये लिम्फ ही मदद करता है बेटा इसको ट्रांसपोर्ट करने में। ये जो एब्जॉर्प्शन हो रही है ना फैट की और प्रोटीन की, कहां से, इंटेस्टाइन से, उसमें हेल्प कौन कर रहा है, ये लिम्फ ही कर रहा है बेटा, ये लिम्फ ही क्या कर रहा है, इस चीज को हेल्प कर रहे हैं। अब ये सारी बातें यहां पे पढ़ लेते हैं, और पढ़ते टाइम में ये सारी बातें फिर से रिकॉल कर दूंगा आपको जो अभी मैंने बताई है। देखो क्या लिखा है, कह रहा है देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। कह रहा है एक और टाइप की फ्लूइड है जो बेटा ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होती है, और वो फ्लूइड क्या है, लिम्फ। लिम्फ कुछ और नहीं है, मैंने आपको बताया ब्लड ही होता है एक तरीके का। क्या लिखा है, दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, इसको हम लिम्फ भी बोलते हैं या टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल escape into intercellular space in the tissue to form the tissue fluid और lymph। अब देखो ये वही वाली बात आ गई जो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताई है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि जो आर्टरी होती है ये जब ऑर्गन्स में जाती है तो ये कैपिलरीज में बच जाती है बेटा। कैपिलरीज का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मल्टीपल नेटवर्क ऑफ वेसल, बड़े सारे वेसल में बट जाती है ये। और जब ये बटती है ना तो उनकी जो वॉल्स होती है ना उनमें पोर्स होते हैं बेटा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उनमें पोर्स होते हैं, पोर्स का मतलब होता है स्मॉल होल्स, छोटे छोटे छेद होते हैं। उनमें से जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है तो उसमें से प्लाज्मा हो गया या स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो गया या ब्लड सेल हो गए, वो एस्केप हो जाते हैं। एस्केप मतलब बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल के कहां चले जाते हैं, जो ऑर्गन के टिश्यूज हैं या सेल हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो उनमें चले जाते हैं। इनके बीच में जो स्पेस है बेटा, अभी मैं दिखाता हूं आपको, देखो ये रहा, ये जो स्पेस मैं आपको दिखा रहा हूं, इनमें चले जाते हैं। और जब ये चले जाते हैं तो इसलिए हम इस फ्लूइड को क्या नाम दे देते हैं फिर, टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ भी बोलते हैं हम इसको। जो साइंटिफिक नेम है इसका वो क्या है, लिम्फ। अब ये है क्या बेटा, ध्यान से देखते हैं, मतलब और क्या बता रहे हैं इसके बारे में। यहां पे कह रहा है इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। तो जैसे ब्लड का प्लाज्मा होता है ना, ये प्लाज्मा होता क्या है थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखो हर एक कनेक्टिव टिश्यू का ना अपना एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि या तो वो सॉलिड होता है या तो वो लिक्विड होता है या तो वो गैस होता है। तो जो ब्लड है आपको पता है वो सॉलिड होता है, सॉरी वो लिक्विड होता है। तो इसका जो लिक्विडी फॉर्म है ना इसी को प्लाज्मा बोलते हैं, मतलब ब्लड का जो लिक्विडी फॉर्म है इसी को प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं जैसे ब्लड का अपना प्लाज्मा होता है ना, मतलब ब्लड एक प्लाज्मा की फॉर्म में होता है, वैसे ये लिम्फ भी प्लाज्मा की फॉर्म में ही रहता है, बट ये कलरलेस होता है। ब्लड की तरह रेड नहीं होता, कलरलेस होता है, यानी कि लिम्फ का कोई कलर नहीं होता। और ब्लड की तरह ये लेस प्रोटीन कंटेन करता है, मतलब कि ज्यादा प्रोटीन इसमें नहीं होते हैं, ये लेस प्रोटीन क्या करता है, कंटेन करता है। और जैसे ब्लड की अपनी वेसल्स होती है ना, वैसे इनकी भी अपनी वेसल होती है। ठीक है, इनकी भी अपनी वेसल होती है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आगे कह रहे हैं लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस। अब क्या कह रहे हैं, ये जो लिम्फ इंटरसेलुलर स्पेस में आया था ये कहां चला जाता है बेटा, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, मतलब कि इनकी अपनी खुद की एक वेसल होती है, ये उसमें ड्रेन हो जाता है। ड्रेन का मतलब होता है एक तरीके से उसमें चला जाना, उसमें मतलब फ्लो करते हुए उसमें एंटर कर जाना। विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन्स। और ये लार्ज ये जो लिम्फ जार है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, ये कैपिलरीज मर्ज होके फिर एक लार्ज वेसल बना देती है जो कि लार्ज वेन्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। मतलब कि आप इसको ऐसे समझो कि जैसे ये एक लिम्फ वो है बेसिकली, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं ऐसा, मतलब इसकी मल्टीपल वो बना देते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं या एक चेन बना देते हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको हम बोल रहे हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, और ये आगे जाके मर्ज हो जाता है एक सिंगल लार्ज वेसल के अंदर, आगे जाके एक मर्ज होता है एक सिंगल लार्ज वेसल के अंदर, इसको हम बोल रहे हैं लार्ज लिम्फ, लार्ज लिम्फ। और ये लार्ज लिम्फ फिर किससे कनेक्ट हो जाता है, ये लार्ज लिम्फ कनेक्ट हो जाता है लार्ज वेन्स के साथ। ये लार्ज लिम्फ जो है बेटा किससे कनेक्ट हो जाता है फिर आगे जाके, लार्ज वेन्स के साथ। ये आपको इसका कनेक्शन याद रखना है कि किसके साथ कनेक्ट होता है और काम क्या करता है वो देखते हैं। कह रहा है लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। कह रहा है यहां पे लिम्फ क्या करता है, जो भी डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट होता है जो कि इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, ये उसको कैरी करता है, एक तो कैरी करता है मतलब लेके जाता है बॉडी के अदर अदर पार्ट्स में जहां पे भी रिक्वायर्ड होता है, प्लस जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड उसमें से बाहर निकला होता है उस वेसल से, उस आर्टरी से, वो वापस ब्लड के अंदर भी क्या कर देता है, ये मिक्स कर देता है। मतलब दो काम हो गए इसके। अगर पेपर में फंक्शन पूछता है लिम्फ के तो दो फंक्शन क्या है, ध्यान से सुनो।
एक तो कह रहा है ये जो फैट इंटेस्टाइन से एब्जर्व हुआ था और जब डाइजेस्ट हुआ था उसको कैरी करता है, कैरी करके कहां लेके जाता है, बॉडी के अदर पार्ट्स में लेके जाता है जहां पे भी रिक्वायर्ड है, जहां पे भी फैट की रिक्वायरमेंट है वहां पे ले जाता है ये। एक तो काम ये करता है, प्लस अभी हमने पढ़ा था ना कि लिम्फ होता क्या है, लिम्फ होता है कि जो वेसल के अंदर जो पोर्स हैं उसमें से बाहर निकलता है और इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाता है। तो वहां पे कभी कभार जब एक्स्ट्रा ब्लड चला जाएगा तो ये वापस लिम्फ जो है ना ये वापस उसको ब्लड के अंदर क्या कर देगा, मिक्स कर देगा, मतलब जो एक्सेस में चला गया होगा, सिर्फ एक्सेस वाला, देखो यहां पे वर्ड यूज हो रहा है एक्सेस वाला, सिर्फ एक्सेस वाला जो है वापस ब्लड में मिक्स कर देगा। सो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर बेटा कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है और क्या चीज ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे ह्यूमंस में तो बेटा हमने पढ़ लिया कि हमारे जो ब्लड होता है मेजरली वो ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे प्लांट्स में बेटा क्या ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि प्लांट्स में ब्लड तो नहीं होता ऑब्वियसली, तो प्लांट्स में बेटा ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के फूड जो वो खुद सिंथेसाइज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है बेटा वाटर एंड मिनरल्स का, वाटर एंड मिनरल्स का, जो उनको कहां से मिलता है बेटा, सॉइल से मिलता है, या फिर ऐसा कह लो कि प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना वो उसको क्या करती है, सॉइल में से एब्जॉर्व कर लेती है। तो मेजरली यहां पे प्लांट्स का दो चीजों में ट्रांसपोर्टेशन हमें पढ़ना है, एक फूड में और एक वाटर एंड मिनरल्स में। अब अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ी बहुत बातें आप बेटा छोटी क्लासेस में भी कवर करके आ चुके हो, जैसे प्लांट्स के अंदर अगर फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना है तो वो कौन करता है बेटा, प्लांट्स के अंदर दो दो मेजर टाइप के क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। फ्लोएम का मेजरली काम क्या होता है बेटा, फ्लोएम का मेजर काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, जबकि जाइलम का मेजर काम क्या होता है, जाइलम का मेजर फंक्शन होता है बेटा वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। जो फ्लोएम होता है बेटा वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, यानी कि वो ऊपर और नीचे कहीं भी ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, मतलब कि प्लांट्स जैसे मान लो ये ट्री है, ठीक है, तो अगर फूड को ऊपर से नीचे भेजना हो या नीचे से ऊपर भेजना हो, दोनों डायरेक्शनल में क्या करता है, फ्लोएम हेल्प करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। जबकि वाटर जो होता है बेटा वो यूनी डायरेक्शनल होता है, सॉरी वाटर कह रहा हूं, जाइलम जो होता है बेटा वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि वो एक ही तरफ से मूव करता है और वो होता है नीचे से ऊपर, सिर्फ वो पानी को नीचे से ऊपर ही भेजेगा, ऊपर से नीचे नहीं भेजेगा। तो अगर मान लो पानी, प्लांट में से पानी को बाहर निकालना है तो फिर कैसे निकालें, तो वो निकलता है ट्रांसपिरेशन से। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा अगेन बेटा, जैसे लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर आपने देखा होगा पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स आ जाती हैं, वो प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, जिसमें वो पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में पीछे भी कि ये पानी की बूंदें आती कैसी है, स्टोमेटा के थ्रू, जो हमारे लीव्स के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा के थ्रू जो है ये लीव्स में पानी जो है बाहर आ जाता है, और फिर जब ये पानी इवेपोरेट होके हवा में या वेपर बन के उड़ जाता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो इसलिए पानी जो है बेटा वो यूनी डायरेक्शनल की तरह आता है, यानी कि नीचे से सिर्फ ऊपर आता है, और अगर उसको बाहर जाना है तो वो लीव्स के थ्रू, जो प्लांट्स की लीव्स है उसी के थ्रू जो है बाहर निकल जाएगा, नीचे से बाहर नहीं आएगा। कहीं आप सोचो कि भाई जैसे मान लो ये ट्री है तो इसके जो नीचे रूट्स हैं, तो क्योंकि रूट से ये ऊपर आ रहा है तो कहीं ऐसा लगता हो आपको कि रूट्स के थ्रू ही बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर इसको बाहर निकलना है, अगर मान लो प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर आ गया, जो कि आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, तो अगर प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर आ गया तो वो क्या करेगा, जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो लीव्स के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, और वो ओपन होके स्टोमेटा के थ्रू जो है बाहर निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, सन की प्रेजेंस में रह के या हमारे एटमोस्फेयर में कितना हीट है कितना टेम्परेचर है उसके बेसिस पे वो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो अब टॉपिक हमारा यही है, इसमें हमें पढ़ना मेजरली यही है कि प्लांट्स के अंदर किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मैंने आपको बता दिया फूड और वाटर का। कैसे होता है, फूड का होता है फ्लोएम से, वाटर और मिनरल का होता है जाइलम से। क्या प्रोसेस है वो हम इसी कॉन्सेप्ट में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलते हैं इनकी थ्योरेटिकल लैंग्वेज को रीड करते हैं बेटा। देखो क्या कह रहे हैं, वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड्स सच एज CO2 एंड photosynthesize एनर्जी stored in their chlorophyll containing organ namely leaves। कह रहे हैं हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि कैसे जो प्लांट्स है ना वो CO2 को ऑब्टेन करते हैं और कैसे वो फिर फोटोसिंथेसाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और कैसे वो लीव्स के अंदर स्टोर करते हैं, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस के अंदर। एक सेकंड रुकना बेटा। देन बेटा आगे देखते हैं
तो यहाँ पे कह रहा था कि जो भी फोटोसिंथेसाइज होके जो फूड बनता है बेटा, जो एनर्जी ऑब्टेन होती है प्लांट्स को, वो कहाँ जाके स्टोर होती है बेटा? लीव्स के अंदर जाके स्टोर होती है. द अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट्स बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली. अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए मेजरली प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल इनके पास पहले से होता है, वाटर चाहिए, सनलाइट इनको सन से मिल जाता है. बट क्या इस बस इतनी सी चीजें चाहिए होती है या अदर रॉ मटेरियल्स भी प्लांट्स को चाहिए होते हैं बेटा? तो मैंने अभी आपको बताया बेटा, अदर रॉ मटेरियल्स भी प्लांट्स को चाहिए होते हैं जो मिनरल्स की फॉर्म में प्लांट्स को मिलते हैं. ठीक है, जो हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके. फिर कह रहे हैं फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल. तो यहाँ पे कह रहे हैं प्लांट्स के लिए जो सबसे रिचेस्ट सोर्स है ना रॉ मटेरियल का, वो सॉइल है प्लांट्स को, क्योंकि वो सबसे नियरेस्ट है. क्योंकि प्लांट जो है किससे कनेक्टेड है? सॉइल से तो कनेक्टेड है, क्योंकि सॉइल के ऊपर ही तो प्लांट ग्रो होता है, क्योंकि उसकी रूट्स नीचे होती हैं और प्लांट्स ऊपर होता है. तो सबसे नियरेस्ट जो सोर्स है ना प्लांट्स को मिनरल्स मिलने वाला, वो सॉइल है. और वो उसको क्या देती है? नाइट्रोजन गैस देती है, फॉस्फोरस देती है और अदर मिनरल्स देती है. The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलते कैसे हैं? ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलते हैं बेटा रूट्स के थ्रू. क्योंकि कौन सी ऐसी प्लांट की चीज है जो सॉइल से कनेक्टेड होती है? रूट्स. सिर्फ रूट ही तो ऐसी चीज है जो प्लांट्स जो सॉइल के साथ कनेक्टेड होती है. तो ये रूट्स के थ्रू जो है प्लांट्स को ऊपर तक, प्लांट्स के अंदर ऊपर तक रीच करता है. आगे क्या बोल रहा है बेटा? If the distances between soil containing organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the plant body. कह रहा है अगर प्लांट छोटा सा है ना, अगर सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स जो है स्मॉल, सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन कौन सा बेटा? सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन है हमारा रूट, और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन है हमारी लीव्स. कह रहा है अगर रूट्स और लीव्स के बीच में कम डिस्टेंस होगा, अगर रूट्स और लीव्स के बीच में बेटा कम डिस्टेंस होगा, तो रॉ मटेरियल एनर्जी वगैरह इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगी. ऑब्वियसली बेटा, अगर एक छोटा प्लांट होगा तो उसकी जो रूट्स है वो नीचे जैसे होती है, आपको पता ही है, और लीव्स आपको पता है ऊपर होती हैं. तो अगर लीव्स और रूट्स में स्मॉल डिस्टेंस होगा तो कह रहा है रॉ मटेरियल एनर्जी इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, इजीली ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चली जाएगी. बट इफ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज because of changes in plant body design, diffusion processes will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. तो कह रहे हैं लेकिन अगर इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है, रीजन क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है बॉडी डिजाइन में चेंज होना, यानी कि प्लांट्स का ग्रो होना. अगर प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, पेड़ यानी कि ट्री जो है एक बहुत बड़ा साइज का हो जाएगा, तो फिर लीव्स तक रॉ मटेरियल पहुंचाना या लीव्स से एनर्जी रूट्स तक पहुंचाना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा. So a proper system of transportation is therefore essential in such condition, such situation. तो इसलिए हमें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए जो हमें इस चीज में मदद करता है. और वो ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है बेटा? वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं दो टिश्यूज हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम. जाइलम रूट से मिनरल्स को ऊपर पहुंचाएगा और फ्लोएम लीव से एनर्जी को नीचे लेके आएगा. अगेन देन बोल रहा है बेटा एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन. प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट्स बॉडी हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यू. कह रहे अब एनर्जी प्लांट्स को कितनी चाहिए वो डिपेंड करेगा बॉडी डिजाइन के ऊपर. प्लांट्स कितना बड़ा है और कितना छोटा है. ऑब्वियसली जैसे हम ह्यूमंस भी ले लो बेटा, हम ह्यूमंस को कितनी एनर्जी चाहिए वो डिपेंड करता है ना हमारी बॉडी डिजाइन के ऊपर, कि अगर एक छोटा बच्चा है तो उसको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, एक एडल्ट है तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए. तो इस तरीके से तो कह रहा है प्लांट्स के अंदर भी बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. देन वो बोल रहे हैं बेटा प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट्स मूव नहीं करते. प्लांट्स के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ सेल है ना बेटा वो डेड सेल्स होते हैं. डेड सेल्स क्यों होते हैं बेटा? डेड सेल्स इसलिए होते हैं ताकि वो प्लांट को स्ट्रेंथ दे सके, प्लांट को क्या कर सके? स्ट्रेंथ दे सके, एक जगह पे एंकर होने के लिए. एंकर मतलब बेटा खड़े होने के लिए, एक जगह पे खड़े रहने के लिए वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं. इसलिए मेजर जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं. और दूसरी चीज आपको पता ही है बेटा, वो मूव भी नहीं करते. अब मूव करते होते तो फिर वो लिविंग सेल होते, बट मूव वो करते नहीं है, एक ही जगह पे वो खड़े रहते हैं. तो मेजरली इसलिए इसमें कौन से सेल होते हैं? डेड सेल्स होते हैं. As a result, plants have a low energy needs and can use relatively slow transport system. The distances over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall tree. तो कह रहे हैं कि इसलिए जो छोटे प्लांट्स होते हैं ना उनमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ना वो स्लो होता है. जबकि जो बड़े प्लांट्स होंगे बेटा, जो लॉन्ग ट्रीज होंगे, उसके लिए उसमें हमें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए ताकि वो चीजों को, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाए.
ठीक है, ये आपको बता रहे हैं। देन क्या बोल रहे हैं, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। अब कह रहे हैं प्लांट्स ट्रांसपोर्ट क्या करता है, तो कह रहे हैं प्लांट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स के अंदर, उसके पास होते हैं एनर्जी, तो वो लीव्स से प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुंचाते हैं, और रूट्स में इसके पास होते हैं मिनरल्स या रॉ मटेरियल, उसको ये लीव्स तक या फिर प्लांट्स के अदर पार्ट तक पहुंचाता है। यानी कि लीव्स से एनर्जी जा रही है, एनर्जी यानी कि फूड, और रूट से मिनरल्स जा रहे हैं, जिसमें पानी भी मेजर सोर्स है इसका। देन आगे क्या बोल रहे हैं, these two pathways are constructed as independently organized conductive tubes। अब इन दोनों काम को करने के लिए प्लांट्स के अंदर दो अलग अलग ट्यूब्स हैं, मैं आपको बता चुका हूं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो अब इसको रीड कर लेते हैं, देखो क्या लिखा है, कह रहा है वन द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। एक ट्यूब है इसके अंदर जाइलम जो पानी और मिनरल को कैरी करेगा, एंड द अदर इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट products of photosynthesis from the leaf where they are synthesized to other parts of the plant। और दूसरा है फ्लोएम जो कि क्या करेगा, लीव्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट आ रहा है, यानी कि C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया या ऑक्सीजन हो गया, फिर ये प्लांट्स के अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वो पहुंचा देगा। वो क्या, वो कौन करेगा, फ्लोएम। अब कैसे करेगा, ये हमारा अगला टॉपिक है। देन बेटा यहां पे हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का। ओके सिद्धार्थ, नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मतलब वाटर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो मेजरली बेटा दो ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू यहां पे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। दोनों प्रोसेस को बेटा बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में ये आता है कि किस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखो एक तो हो गया बेटा ट्रांसपिरेशन, एक मेथड जो होता है वो तो होता है ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है बेटा, कि आप समझना यहां पे ध्यान से, जैसे कि ये मान लो ये ट्री है, ठीक है, और नीचे क्या होता है बेटा, रूट्स, नीचे क्या होते हैं, रूट्स। तो कैसे यहां पे फ्लोएम जो है ना वो पानी को ऊपर लेके जाता है, कैसे जो फ्लोएम है वो पानी को ऊपर लेके जाता है। तो ध्यान से देखो, देखो ट्रांसपिरेशन का क्या प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है कि जो लीव्स होती है ना, लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं, और वो पोर्स क्या करते हैं, वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं। ऐसे ही होता है, वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं। तो अब आप खुद देखो, जब प्लांट्स के अंदर वाटर का इवेपोरेशन होगा तो पानी प्लांट्स के अंदर कम होने लग जाएगा, और जैसे पानी के प्लांट्स के अंदर पानी कम होने लग जाएगा ना, तो प्लांट के अंदर एक सक्शन प्रेशर प्रोड्यूस होगा। सक्शन प्रेशर का क्या मतलब होता है बेटा, सक्शन प्रेशर का मतलब होता है बेटा कि जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई किसी चीज को हम सक करते हैं, जैसे पाइप है, जैसे स्ट्रॉ होता है ना, स्ट्रॉ पाइप होते हैं, जब आप कोक पीते हो मान लो, तो आप क्या करते हो, एक सक्शन प्रेशर प्रोड्यूस करते हो, मतलब अपने माउथ से, अपने मुंह से आप ऊपर की तरफ कोल्ड ड्रिंक को क्या करते हो, खींचते हो। जैसे आप अंदर की तरफ हवा भरते हो तो वो जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, इसको बोलते हैं सक्शन प्रेशर। तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी होता है कि जैसे प्लांट्स के लीव से पानी इवेपोरेट होकर ऊपर उड़ जाता है, तो प्लांट के अंदर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और उस सक्शन प्रेशर से क्या होता है बेटा, कि जो जाइलम है ना वो रूट्स की मदद से वो पानी को क्या करता है, ऊपर की तरफ भेज देता है। तो पहला तो तरीका हो गया ये कि कैसे पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ये सब बातें हम रीड करेंगे कि ट्रांसपिरेशन, यानी कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से लीव्स से जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने की वजह से प्लांट्स के अंदर एक सक्शन प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जैसे हम पाइप से कोल्ड ड्रिंक को सक करते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसे ही प्रेशर क्रिएट होता है, और जिससे वो क्या करता है, रूट से जाइलम की मदद से पानी को ऊपर खींच लेते हैं। और देखो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया पानी का, ये तो हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। एक तो प्रोसेस हो गया ये। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से समझना, सेकेंड प्रोसेस समझते हैं। देखो क्या होता है बेटा, जो हमारी प्लांट्स की रूट्स होती है ना, ये रूट्स है मान लो, तो और नीचे सॉइल है मतलब साथ में ऑब्वियसली, तो रूट्स क्या करती हैं, रूट्स ना सॉइल में से मेजरली मिनरल्स को एब्जॉर्व कर लेती हैं। मेजरली क्या करती है बेटा, मिनरल्स को एब्जॉर्व कर लेती हैं। मिनरल्स को एब्जॉर्व करती है, पानी को एब्जॉर्व नहीं करती। मतलब कि क्या होता है, सॉइल के अंदर पानी का मैक्सिमम क्वांटिटी होती है, सॉइल के अंदर पानी जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है, और जो रूट्स होती हैं उसमें वाटर का जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। सॉइल में पानी का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है और रूट्स में पानी का लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब आपने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा कि जब भी हाई कॉन्सेंट्रेशन एक जगह होगा, मतलब कि किसी भी चीज की ज्यादा क्वांटिटी एक जगह होगी और दूसरी जगह लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी कि कम क्वांटिटी होगी, तो वो चीज जो है ना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, मतलब ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह में चली जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन।
इस प्रोसेस को हम बोलते थे बेटा डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस। आपने 8th क्लास सॉरी 9th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर आपको याद हो तो। 9th क्लास में कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में, कि जब भी किसी भी चीज का, जैसे कि पानी या कोई गैस, अगर किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन एक जगह ज्यादा है और दूसरी जगह कम है, लो है, तो जहां पे ज्यादा है ना, वहां से वो चीज लो वाली जगह में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो यहां पे भी मैं देखो आपको क्या बता रहा हूं, इस चीज से मैं आपको रिलेट कर रहा हूं, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि सॉइल के अंदर पानी का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि सॉइल में पानी ज्यादा है, जबकि रूट्स में पानी का लो कॉन्सेंट्रेशन है। क्यों लो कॉन्सेंट्रेशन है? क्योंकि रूट्स में मेजरली मिनरल्स पड़े हुए हैं, पानी नहीं है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यहां पे पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां चला जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन में चला जाएगा, यानी कि रूट्स में चला जाएगा, और इस तरीके से रूट्स के अंदर पानी आ जाएगा। अब जैसे ही रूट्स के अंदर पानी आएगा तो जाइलम जो है उस पानी को क्या करेगा बेटा, ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब, ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो दो प्रोसेस हो गए यहां पे। अब इसी को, दोनों प्रोसेस को हम रीड कर लेते हैं। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है इन जाइलम टिश्यू वेसल एंड प्रेशेट्स ऑफ द रूट्स स्टेम्स एंड लीफ आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कह रहा है जाइलम टिश्यू के अंदर क्या होते हैं बेटा, जाइलम टिश्यू में वेसल्स होते हैं, प्रेशेट्स होते हैं, जो कि रूट्स, स्टेम्स, लीव, इन सबको आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं, ताकि रूट से पानी कहां चला जाए, स्टेम में चला जाए, और स्टेम से कहां चला जाए, लीव्स में चला जाए। कौन करता है बेटा, जाइलम। जाइलम के अंदर कौन सी दो चीजें हैं, वेसल और प्रेशेट्स। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा अगर आपको याद हो तो। अब क्या बोल रहा है, दोबारा रिपीट करो, कह रहा है जाइलम टिश्यू के अंदर दो मेजर चीजें हैं, एक वेसल और एक प्रेशेट्स। ये क्या करती हैं, ये रूट्स, स्टेम्स और लीफ को इंटरकनेक्ट कर देती हैं, ताकि कंटिन्यूअस फ्लो हो जाए पानी का, ताकि पानी रूट से स्टेम में चला जाए और स्टेम से लीफ में चला जाए। फिर क्या हो रहा है, at the roots cells is connected with the soil actively take up ions। अब यहाँ पे ions क्या है बेटा, ये ions केमिकल वाले ions नहीं है। केमिकल में ions होते थे प्लस माइनस वाले, मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। यहाँ पे ये वो ions की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे ions का मतलब है मिनरल्स, मिनरल्स, अदर मिनरल्स, मतलब आप कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं रूट्स, रूट्स क्या कर रहे हैं, सॉइल से क्या कर रहे हैं, मिनरल्स एब्जॉर्व कर रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ये रूट्स हैं, तो ये रूट्स क्या करती हैं, सॉइल से मिनरल एब्जॉर्व कर लेती है, पानी नहीं लेती, मेजरली ये मिनरल्स ले लेती हैं। फिर क्या होता है, दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। इससे होता क्या है कि रूट्स और सॉइल में यहां पे कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है, मतलब एक में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है मिनरल्स का और एक में कम हो जाता है। यानी कि रूट्स के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स हो जाते हैं और सॉइल में लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स हो जाते हैं। लेकिन पानी के लिए उल्टा होता है, पानी के लिए उल्टा होता है, पानी के लिए सॉइल में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पानी हो जाता है और रूट्स में लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पानी हो जाता है। इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, अब मुझे इसको बैलेंस करना है, और वो बैलेंस होगा बेटा डिफ्यूजन के प्रोसेस से। वो बैलेंस होगा किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। देखो क्या लिखा है, कह रहे वाटर देयरफॉर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वाटर therefore moves into the roots from the soil to eliminate this difference। अब यहां पे क्या होगा, वाटर जो है ना वो कहां चला जाएगा, सॉइल से किस में चला जाएगा, रूट्स में चला जाएगा, ताकि ये जो डिफरेंस है ना इसको एलिमिनेट किया जा सके, इसको खत्म किया जा सके। दिस मींस दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट्स जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। अब क्या होता है, जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे यहां पे वाटर की मूवमेंट होती है रूट्स के अंदर, तो यहां पे एक ऐसा कॉलम है वाटर का जो रेडी होता है इसको ऊपर की तरफ भेजने के लिए, इसको कहां भेजने के लिए, प्लांट्स के अपर पार्ट में भेजने के लिए। और वो कौन कर रहा है, वो जाइलम कर रहा है। So, however, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants. Plants use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body। अब कह रहे हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, ये इतना भी इजी नहीं है ऊपर की तरफ जाना। इसको करने के लिए भी एक और चीज की जरूरत पड़ती है, और वो चीज क्या है बेटा, ट्रांसपिरेशन, जो मैंने अभी आपको बताई थी। इसको ऊपर भेजने के लिए भी हमें कुछ ऐसा प्रेशर चाहिए जो इसको ऊपर खींच सके, और वो है ट्रांसपिरेशन। क्योंकि जब ट्रांसपिरेशन होगा बेटा यहां पे, तो क्या होगा, सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। मैंने अभी आपको सक्शन प्रेशर का मतलब बताया था कि एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा बेटा जिसमें ऐसा लगेगा कि जो प्लांट का अपर पार्ट है ना वो पानी को ऊपर की तरफ सक कर रहा है, सक कर रहा है मतलब ऊपर की तरफ खींच रहा है, जिससे पानी ऊपर जाएगा। रीड करते हैं इसको, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है,
देखो क्या कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीव्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं जब प्लांट्स को जो है ना वो एडिक्वेट सप्लाई मिलती रहती है पानी की, लेकिन जो प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं ना, जैसे ये स्टोमेटा होते हैं ऊपर, ये क्या करते हैं टाइम टू टाइम पानी को लूज करते रहते हैं। ठीक है, पानी को लूज करते रहते हैं जो इसको जाइलम से मिल रहा है। देखो यहाँ पे इस डायग्राम के एरोस को देखो बेटा, देखो क्या हो रहा है, ये देखो ये रूट से नीचे, ये रूट्स है, ये रूट्स जो है पानी को ऊपर भेज रही है, ये देखो ऊपर जा रहा है, ये पहले इसमें चला गया, इसके बाग कह लो या स्टेम कह लो, और यहां से फिर ये चला गया लीव्स में, और लीव्स से देखो फिर ये एयर में आ गया, एयर में आ गया मतलब वेपर्स बन गया ये, और फिर ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, तो आगे देखो क्या कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं in fact evaporation of water molecules from the cell of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of root। अब देखो ये सक्शन प्रेशर वाली बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई थी। यहां पे कह रहा है कि जब इवेपोरेशन होता है ना तो पानी ऊपर उड़ जाता है, पानी तो ऊपर उड़ जाता है, लेकिन यहां पे एक सक्शन क्रिएट होता है, एक सक्शन क्रिएट होता है। सक्शन का मतलब होता है सक करना, और वो सक्शन क्या करता है, पानी को रूट से ऊपर की तरफ खींचता है, पानी को रूट से ऊपर की तरफ खींचता है, पानी को अपर पार्ट्स में पहुंचाता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। अब देखो यहां पे इसका मीनिंग आ गया, कह रहा है कि जो पानी लूज हो रहा है ना, वेपर बन रहा है एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट का मतलब क्या बेटा, जो हवा में है, वो प्लांट का वो पार्ट जो हवा में है, यानी कि लीव्स वगैरह, वहां से जो पानी लूज हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ट्रांसपिरेशन। देन क्या बोल रहा है, दस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिस्कवर्ड इन डिसॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीफ। तो कह रहा है इस तरीके से ट्रांसपिरेशन हेल्प कर रहा है बेटा पानी और मिनरल को रूट से ऊपर की तरफ जाने में, प्लांट्स को रूट से ऊपर की तरफ जाने में, लीव्स तक। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ये प्लांट्स का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। कैसे करता है बेटा, 9th क्लास में हमारे पास चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि जो इवेपोरेशन होता है ना बेटा, वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है। अब ये चैप्टर 1 ना आपका डिलीट हो गया था, तो हो सकता है आप में से किसी ने इस चीज के बारे में ना समझा हो कि कैसे इवेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट देता है, तो वो अब यहां पे तो बेटा मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए अगर आपको पढ़ना है ना तो मैंने YouTube पे वीडियो डाली हुई है चैप्टर 1 की, वहां पे आप पढ़ सकते हो कि कैसे इवेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, तो यहां पे बस आप इतना समझ लो कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है क्योंकि यहां पे इवेपोरेशन हो रही है। फिर कह रहा था इफेक्ट ऑफ रूट्स प्रेशर इन वाटर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। कह रहे अब जो यहां पे देखो दो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, एक तो रूट का प्रेशर हो रहा है और एक ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो कह रहे जो रूट वाला प्रेशर हो रहा है ना, यानी कि जो रूट पानी को खींच रही है अपने अंदर, वो ड्यूरिंग नाइट होता है, यानी कि वो स्पेशली कब होता है, नाइट में। और जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है वो जनरली हमें कब देखने को मिलता है बेटा, वो जनरली हमें ड्यूरिंग डे टाइम में देखने को मिलता है। यानी कि हमने यहां पे दो मेथड सीखे हैं, एक तो रूट्स क्या कर रही है, सॉइल से पानी को अपने अंदर सक कर रही है, और दूसरा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है जिसमें रूट से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो रूट प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो कह रहा है वो नाइट में होता है जनरली, वो रात को होता है, जबकि ट्रांसपिरेशन वाला जो प्रोसेस है ना वो ड्यूरिंग डे टाइम होता है, यानी कि दिन में होता है, क्योंकि दिन में इवेपोरेशन इजीली हो जाता है। देन देखो आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। तो कह रहे जब दिन का समय होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस की वजह से जो जाइलम है वो पानी को ऊपर की तरफ भेज देता है।